Hello friends, welcome back to NS English Academy. Hope you all guys are active towards your preparation for UGC NET English exam. चलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों की प्रेपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने जा रही हूँ विद दी हेल्प ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर की जितने भी आपकी मेजर नॉवेल्स हैं, प्लेज हैं एंड दी राइटर्स आई डिस्कस इन दिस वीडियो. सो बेसिकली जो मेरी आज की वीडियो है बेस्ड है आपके 50 वर्क्स पर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर अलॉन्ग विद दी ऑथर नेम एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन एज वेल. आई विल टेल यू द एग्ज़ाम फोकस पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम में रेलिवेंट पॉइंट्स हैं. आई विल डिस्कस all of the facts to you so that you have no need to study after watch this video anything else regarding African literature, right? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को गाइज. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट सच रेलिवेंट वीडियोस फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट आई डिस्कस टू यू ऑल प्लीज़ लाइक द वीडियो और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो कॉमेंट मी बिलो. ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लिस्ट में जो सब नंबर 1 हमारा वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 पब्लिकेशन. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिनाउंड राइटर जो आपके फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर के कंसिडर किए जाते हैं. चिनुआ अचीबे ने इसको लिखा है. थिंग्स फॉल अपार्ट ये इनका अफ्रीकन ट्रिलॉजी का फर्स्ट पार्ट है. अफ्रीकन ट्रिलॉजी का इनका फर्स्ट पार्ट है और इसका जो जेनरा है राइट पोस्ट कॉलोनियल नॉवल इसको कंसिडर किया जाता है अफ्रीकन लिटरेचर इन इंग्लिश. और इसकी जो सेटिंग है वो लेट 19th सेंचुरी रखी गई है. फिक्शनल विलेज आपका इग्बो कहाँ का है ये? उमोफिया राइट विलेज उमोफिया तो बेसिकली फिक्शनल इग्बो विलेज ऑफ उमोफिया का है ये आपका फिक्शनल विलेज इग्बो जहाँ पे इस पर्टिकुलर ये जो इनकी नॉवल है इसकी सेटिंग रखी गई है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रोटैगनिस्ट हमारे पास इस पर्टिकुलर नॉवल में है उकॉनको राइट. रिमेंबर द फैक्ट ये प्रोटैगनिस्ट हैं दैट वी स्टडी इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर. और यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस देखने मिलते हैं लाइक थीम को लेकर कि इसमें क्लैश दिखाया है जैसे कि ट्रेडिशन एंड चेंजेस दिखाए गए हैं. कॉलोनियलिज्म एंड क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी आपको देखने मिलेंगी. एंड का इस क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है कि एक तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका अफ्रीकन ट्रिलॉजी का थिंग्स फॉल अपार्ट. सेकंड नो लॉन्गर इट इज़ एरो ऑफ गॉड थर्ड पार्ट. और मेन थिंग इज़ दैट इसका जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट ये जो टाइटल है दिस केम फ्रॉम W.B. येट्स की पोएम द सेकेंड कॉमिंग से आया है थिंग्स फॉल अपार्ट राइट. सो प्लीज़ रिमेंबर क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको मिलता है. ये जो आपकी चिनुआ अचीबा हैं इन्होंने यूज़ किया है प्रोवर्ब्स फॉकटेल और आपका ओरल ट्रेडिशन. अफ्रीकन वॉइस को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने इन 3 थिंग्स का यूज़ किया है अपने इस नॉवल के अंदर प्रोवर्ब्स फॉकटेल एंड ओरल ट्रेडिशन. रिमेंबर द फैक्ट बिकॉज दीज इन फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू राइट. चलिए नेक्स्ट हमारा जो लिस्ट है अ मैन ऑफ द पीपल. दिस इज़ ऑल्सो रिनाउंड वर्क रिटन बाय चिनुआ अचीबे 1966 अपार्ट फ्रॉम दी अफ्रीकन ट्रिलॉजी के बाद जो 4th नंबर का इंपॉर्टेंट वर्क है चिनुआ अचीबे का वो आपका है अ मैन ऑफ द पीपल. सो फ्रेंड्स अ मैन ऑफ द पीपल 1966 चिनुआ अचीबे का 1966 पॉलिटिकल नॉवल है. पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन फिक्शन राइट बेसिकली जेनरा है. और इसके अंदर जो सेटिंग रखी गई है वो एक अननेम्ड अफ्रीकन कंट्री की सेटिंग रखी गई है. रिमेंबर और इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं ओदिली समालू. आई एम जस्ट राइटिंग हियर ओदिली समालू. इन नेम्स को आपको याद रखना है ठीक है. ये प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल राइट. और जो फेमस थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड लाइक इनके जो थीम है पॉलिटिकल करप्शन और मोरल डिके आपको इसमें देखने मिलेगा. पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका में बेसिकली पावर ऑफ आइडियलिज्म ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न वैल्यूज़ ठीक है ये सब चीज़ें आपको देखने मिलेंगी. एंड अचीबे का ये 4th नॉवल है आई हैव टोल्ड यू थिंग्स फॉल अपार्ट जो इनका 1951 में फर्स्ट आपका अफ्रीकन ट्रिलॉजी. सेकेंड पार्ट था उसका नो लॉन्गर एट ईज 1960 पब्लिकेशन. एरो ऑफ गॉड 1964 पब्लिकेशन. और उसके बाद आपको स्टडी करना है अ मैन ऑफ द पीपल 1966. बेसिकली ये आपका 4th नंबर ऑफ नॉवल है चिनुआ अचीबे का. और
इसके अंदर इन्होंने एक्सप्लोर किया है सटायर एंड पॉलिटिकल एलिगरी को, राइट। सो प्लीज़ रिमेंबर द फैक्ट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। नंबर थर्ड, वी हैव नो लॉन्गर एट ईज। आई हैव टोल्ड यू कि ये चिनुआ अचेबे का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ऑफ अफ्रीकन ट्रिलॉजी, ठीक है, उसका सेकेंड पार्ट है, 1960s का पब्लिकेशन है एंड ये पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है। बेसिकली ये जो सेकेंड नॉवल कंसीडर की जाती है अफ्रीकन ट्रिलॉजी की, ठीक है, उसी का आप समझ के चलिए सीक्वल है, ठीक है, उसी का आगे की जनरेशन के बारे में इसमें दिखाया गया है। और इसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो है ओबी ओकोनगो, रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको सेटिंग से, पर्टिकुलर टेक्स्ट और आपका जो आइडिया है नॉवल का, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो आपको इनके मेन कैरेक्टर जो है लाइक प्रोटैगनिस्ट आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्क्स जो लिस्ट में आपको बता रही हूँ, कुछ नहीं आपको पता तो प्रोटैगनिस्ट आपको पता होना चाहिए, सेटिंग आपको पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर वर्क की, ठीक है। तो ये जो इसकी सेटिंग है नो लॉन्गर ईस्ट की, लागोस नाम का, ठीक है, नाइजीरिया, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस से लागोस इसकी क्या रखी गई है, सेटिंग रखी गई है, लागोस, राइट, रिमेंबर। नेक्स्ट वी हैव एरो ऑफ गॉड। वी ऑल नो कि एरो ऑफ गॉड जो है ये आपका थर्ड पार्ट है, राइट, ये आपका थर्ड पार्ट है अफ्रीकन ट्रिलॉजी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, 1964 इसका पब्लिकेशन है, राइट। ये थर्ड नॉवल है अफ्रीकन ट्रिलॉजी का और पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन फिक्शन है, राइट। और इसका जो सेटिंग रखा गया है वो रखा है आपका सदर्न नाइजीरिया, इनफैक्ट इग्बो विलेज जो है, राइट, तो वही इसका सेटिंग है। एंड इसमें जो मेन आपका कैरेक्टर है, मीन्स जो आपका प्रोटैगनिस्ट है, वी हैव, आई एम जस्ट राइटिंग हैव इजोलू इनका इसमें चीफ प्रिस्ट होते हैं वो ऑफ उलू के, राइट। सो मेन कैरेक्टर है, इनफैक्ट प्रोटैगनिस्ट हैं। तो दीज थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट नंबर 5 वी हैव वीप नॉट चाइल्ड। ये आपका निगोई थियोगो का है, राइट, 1964 पब्लिकेशन है इसकी। निगोई थियोगो बेसिकली केन्या का है। ये जो निगोई थियोगो है ये केन्या से एसोसिएटेड है, केन्या, ठीक है। और इन्होंने 1964 में इसको पब्लिश किया था और ये इनका फर्स्ट नॉवल है इंग्लिश में, राइट, बाय एन ईस्ट अफ्रीकन राइटर। ये बेसिकली ईस्ट की हैं, ये जो आपकी निगोई थियोगो है ये ईस्ट अफ्रीकन राइटर हैं और ये इनका फर्स्ट नॉवल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो सेटिंग है वो आपकी केन्या में रखी गई है ड्यूरिंग द माओ अपराइजिंग। जो माओ अपराइजिंग हो रहा था अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, तो वो इसकी बेसिकली सेटिंग रखी गई है। और इसका जो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल के वो हैं आपके निजॉर्ज। आई एम जस्ट राइटिंग हियर क्योंकि ना उनका नेम बिल्कुल अजीब ही सा है, निजॉर्ज, राइट, रिमेंबर द प्रोटैगनिस्ट नेम, ठीक है। ये प्रोटैगनिस्ट नेम है, ये आपके केन्या की हैं, निगोई थियोगो, और इनका ये वीप नॉट चाइल्ड 1960 फर्स्ट नॉवल है, राइट। चलिए जो और मेन मीन्स जो थीम्स हैं तो आपको इसमें देख जाएगा, इसमें जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने मिल जाएगा, राइट, एजुकेशन एज ए होप फॉर द फ्यूचर इसमें देखने मिल जाएगा, कॉलोनियल ऑपरेशंस इसके अंदर दिखाया गया है। सो दीज थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। बट रिमेंबर इस पर्टिकुलर नॉवल को फोकस किया गया है ऑन माओ रिबेलियन, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। नंबर 6 वी हैव द रिवर बिटवीन। द रिवर बिटवीन अगेन आपका किसके द्वारा लिखा गया है, निगोई थियोगो ने लिखा है। द रिवर बिटवीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। सो गाइस नेक्स्ट वी हैव द रिवर बिटवीन, ये 1965 निगोई थियोगो। अच्छा, ये जो निगोई थियोगी है अंडर द नेम फॉर्मली जेम्स निगोई के नेम से ये अपने वर्क पब्लिश कराते थे। रिमेंबर निगोई थियोगो की ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जेम्स निगोई, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूँ रिवर और बिटवीन, ये जो इनका द रिवर बिटवीन है ये इनका कॉलोनियल केन्या, राइट, कॉलोनियल केन्या इसकी आपकी सेटिंग रखी गई है। गिकुयू, राइट, गिकुयू लैंड है। आई एम जस्ट राइटिंग हियर गिकुयू। देखो इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 2 से 3 बार इन्हें देखना है, ट्वाइस और थ्राइस यू विल हैव टू जस्ट इसको गो थ्रो करना है सिर्फ आपने, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि कौन सा जो वर्क है कहाँ पे उसकी सेटिंग है। तो सेटिंग से आपको अक्सर क्वेश्चन देकर कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो रिमेंबर, क्योंकि जितने भी वर्क्स में यहाँ पे आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में और अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं और यहीं से एग्जाम में आपके जो सर्कुलेट होते रहते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा अफ्रीकन लिटरेचर से।
और इसकी अगर आपको जैसे बेसिक एग्ज़ाम फोकस जो आपके पॉइंट्स हैं अगर आप उनको भी देख लेते हैं जो मैं आपको इसमें बता रही हूँ, तो यू हैव डन विद द अफ्रीकन लिटरेचर, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली सेटिंग इसकी रखी गई है आपकी कॉलोनियल केन्या जो होता है, क्योंकि ये केन्या की थी आपकी निगोइवा थ्योगो और जेम्स निगोई के नाम से, अंडर जेम्स निगोई के नेम से ये मीन्स मतलब अपने वर्क को पब्लिश कराती हैं। एंड इसकी जो आपकी सेटिंग है वो कहाँ रखी गई, गिकुयू, गिकुयू, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है अफ्रीकन लिटरेचर की, आपको ये भी याद रखना है इसका जेनरा कौन सा है, क्या है ये, तो ये इनकी एक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है। और ये जो नॉवल है ना इसको मतलब कि टू विलेजेस में डिवाइड किया हुआ है, तो उसमें सेटिंग रखी गई है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगी इसमें आपके, क्योंकि और चलिए इसका जो प्रोटैगनिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखने हैं, WAIYAKI, वयाकी, है ना, वयाकी नाम के इसमें आपको प्रोटैगनिस्ट मिल जाएंगे, राइट। सो दीज आर दी थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट। प्रोफेसी थीम इसमें आपको मिल जाएगा एंड पोस्ट कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको इसमें देखने मिल जाएंगे, रोल ऑफ वुमेन का देखने मिल जाएगा, ट्रैजिक हीरो, ये बेसिकली ट्रैजिक हीरो है, वयाकी जो है प्रोटैगनिस्ट है ये एक ट्रैजिक हीरो है इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। चलिए नेक्स्ट वी हैव पीटल्स ऑफ ब्लड। नेक्स्ट गाइज वी हैव पीटल्स ऑफ ब्लड 1977, अगेन निगोइवा थ्योगो का पब्लिश कराया गया है ये, और ये इनकी पॉलिटिकल नॉवल है जिसकी सेटिंग इन्होंने एक स्मॉल विलेज है आपका केन्या का इमोरोग, ठीक है, ये केन्या का विलेज है, यहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई है पर्टिकुलर इस नॉवल की आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, एक पॉलिटिकल नॉवल है इनकी ये। और इसमें मुनीरा, आई एम जस्ट राइटिंग हियर MUNIRA, मुनीरा इसमें प्रोटैगनिस्ट हैं, ठीक है, स्कूल टीचर होते हैं ये बेसिकली, तो मुनीरा जो होती हैं, तो दिस इज़ दी नॉवल जिसमें न्यू कॉलोनियलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन, क्लास स्ट्रगल काइंड्स ऑफ आपको थीम मिल जाएंगे, विमेन का एक्सप्लॉयटेशन इसमें दिखाया गया है, राइट। सो दीज थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। चलिए और यस, राइट, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अ ग्रेन ऑफ वीट, ये आपका निगोइवा थ्योगो का अगेन पब्लिश हो रहा है 1967 में, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल नॉवल है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पर बेस्ड है, और इसकी जो सेटिंग है वो थबाई करके जो कैनियन विलेज है थबाई, राइट, आई एम जस्ट राइटिंग हियर थबाई। देखो ये सभी इनकी सेटिंग्स ना अलग अलग रखी हुई है, तो दैट्स वाई एग्जामिनर आपसे यहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन। केन्या का विलेज है ये थबाई, बिफोर इंडिपेंडेंस, आप मान के चलिए बिफोर इंडिपेंडेंस, जो उहुरू नाम का 1963 में इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उहुरू की बिफोर इंडिपेंडेंस बेसिकली यहाँ पे सेटिंग रखी गई है केन्या के विलेज थबाई का, आपको ध्यान में रखना है, राइट। और इसमें जो आपके मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो हैं आपकी मुगू, MUGO, मुगू, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, राइट। और इसके अंदर भी थीम के तौर पर आपको देखने मिल जाएगा सेक्रीफाइस फॉर फ्रीडम, राइट, रोल ऑफ वुमेन आपको देखने मिल जाएगा। सो दीज थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो नॉवल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगेन, सीजन ऑफ माइग्रेशन टू द नॉर्थ, 1966 बाय ताइब साली ने इसको लिखा है। देखिए ये जो ताइब साली हैं, तो ये गाइस सुडानीज़ राइटर हैं, सुडान है ना जो सुडानीज़ राइटर हैं आपके ये तायब साली। और मैं आपको बता दूं ये जो पर्टिकुलर नॉवल है इनकी सीजन ऑफ माइग्रेशन टू द नॉर्थ, फर्स्ट इसको अरेबिक में लिखा गया था, फर्स्ट इट वाज रिटन इन अरेबिक, इसको अरेबिक में लिखा गया था 1966 में। ये जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो अरेबिक ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। इसको 1969 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, रिमेंबर इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया था 1969 में। फर्स्ट इट वाज रिटन अरेबिक, क्योंकि ये आपके सुडानिस राइटर हैं जो तायब हैं, ओके। और ये पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है, सूडान इसका बेसिकली एक रूरल विलेज सेटिंग रखी गई है, राइट। और फर्स्ट पर्सन नरेशन है इसके अंदर, और इसमें अननेम्ड नैरेटर आपको देखने मिल जाएगा, राइट, अननेम्ड नैरेटर है। एंड दीज थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सेटिंग्स का ध्यान रखना है, क्योंकि सेटिंग्स पर कहीं ना कहीं फोकस करते हैं आपके एग्जामिनेशन में, राइट। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, द पाम वाइन ड्रिंक कार्ड, 1952 पब्लिकेशन, एमोस टुटोला,
टुटोला, ठीक है, आमोस ने इसको लिखा है, आमोस। ओके, ये जो आमोस है ये भी नाइजीरियन राइटर है, 1952 पब्लिकेशन है, और इनका ये जो नॉवल है इट वॉज रिटन इन द जेनरा ऑफ फॉकटेल, मैजिकल रियलिज्म, अफ्रीकन ओरल ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड, इनका जेनरा भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है व्हाट एग्जैक्टली द नॉवल। तो नॉवल ये जो आपकी एक फॉकटेल नॉवल है, मैजिकल रियलिज्म, अफ्रीकन ओरल ट्रेडिशन पर बेस्ड है, रिटन इन इंग्लिश, लेकिन डीपली इसमें जो इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलेगा ओरल स्टोरी का देखने मिलेगा, राइट। और इसको वन ऑफ द फर्स्ट अफ्रीकन नॉवेल्स में कंसीडर किया जाता है, रिटन इन इंग्लिश टू गैन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो बेसिकली ये जो नॉवल है द पाम वाइन ड्रिंकर, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इसको मिला हुआ है, उसी बेसिसली उसी मतलब कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया जाता है। मतलब इट दिस नॉवल कंसीडर वन ऑफ द फर्स्ट अफ्रीकन नॉवेल्स रिटन इन इंग्लिश टू गैन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। ओके, और इसका जो मेन नरेटर है लव्स ड्रिंकिंग पाम वाइन, वो ना उसको पाम वाइन बहुत पसंद था, ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें दिखाया गया है। तो इसमें आपको एज ए थीम अफ्रीकन ओरल ट्रेडिशन देखने मिल जाएगा, जर्नी क्वेस्ट देखने मिल जाएगा, सुपर नेचुरल, क्योंकि भाई मैजिकल रियलिज्म है तो सुपर नेचुरल और मैजिकल रियलिज्म आपको इसमें अमागमेशन देखने मिल जाएगा, राइट। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड। ओके, चलिए, और हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल, रिकॉग्नाइज इट एज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल स्टोरी टेलिंग इन नॉवल फॉर्म, ओरल स्टोरी टेलिंग को किस तरीके से रिकॉग्नाइज इस पर्टिकुलर नॉवल को किया गया है एज ए ओरल स्टोरी टेलिंग इन नॉवल्स फॉर्म, ओरल स्टोरी को किस तरीके से नॉवल फॉर्म में एज ए एग्जाम्पल दिखाया गया है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इट। ओके, तो these fact you will have to keep in your mind, the palm wine drink card I'm just talking about, right। चलिए, next we have so long a letter, so long a letter published 1979 by मरीमा बा, मरीमा बा ने इसको लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं ओरिजिनली इसको फ्रेंच में लिखा गया था, जैसे आपकी ये सीज़न ऑफ द माइग्रेशन अरेबिक में लिखा गया था पहले, इसी तरीके से ये जो आपका नावल है फर्स्ट रिटन इन द फ्रेंच, राइट, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था 1981 में, क्योंकि फ्रेंच में तो ये 1979 में लिखा गया है एंड 1981 इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, रिमेंबर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ओके, इस पर्टिकुलर नावल का। एंड इसको आपके मारिमा ने लिखा हुआ है एंड इपिस्लरी नावल है ये, क्योंकि इसमें इसे एक लॉन्ग लेटर की फॉर्म में लिखा गया है, सो दैट्स वाई दिस इज़ द इपिस्लरी नावल। लैंडमार्क कंसिडर की जाती है अफ्रीकन फेमिनिस्ट टेक्स्ट में, अभी ये फेमिनिस्ट टेक्स्ट यहाँ पर हो रहा है। एंड अगर मैं मेन कैरेक्टर की बात करूँ, सो आई हैव एक फीमेल है, उनका नाम है रमा टॉले, रमा टॉले, ये इनका नाम है, ये एक विडो है, राइट, जो एक लॉन्ग लेटर लिखती हैं, रिफ्लेक्ट कर रही है जिसमें ये अपनी खुद की लाइफ को, तो ये स्टोरी है बेसिकली, तो यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। चलिए, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इसको लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स आपको इसमें देखने मिल जाएंगे, रिमेंबर, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने मिलता है, एपिस्लरी फॉर्म में तो है, मैंने आपको बता दिया ये पहले ही। चलिए, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। द मैन डेड, द मैन डेड पब्लिश 1972, रिटन बाय वॉल सोइनका, वॉल सोइनका ने इसको लिखा है, 1972 पब्लिकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हो चुका है मैनी टाइम दिस पर्टिकुलर, ओके, सो कीप इन योर माइंड। और इसका जो कंप्लीट टाइटल है दैट इज़ प्रिजन नोट्स ऑफ वॉल सोइनका, राइट, प्रिजन नोट्स, तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर और यू रिमेंबर इट, होप आपको याद रहेगा। द मैन डाइड, प्रिजन नोट्स ऑफ वॉल सोइनका 1972, राइट, ये इसका कंप्लीट टाइटल है। और ऑटोबायोग्राफिकल पॉलिटिकल प्रिजन मेमोर है एक तरह से ये, क्योंकि मेमोर भी एक टाइप होता है ऑटोबायोग्राफी नॉवेल्स का, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। एंड जो आपके इसमें थीम है पर्टिकुलर में नॉवल में, तो इसमें आपको सेल्फ आइडेंटिटी, आर्ट, रेजिस्टेंस, राइट, पावर और ह्यूमन स्पिरिट काइंड्स ऑफ थीम्स आपको देखने मिल जाएंगे। और ध्यान में रखिएगा ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है इसका, राइट, एंड दीज थिंग यू विल हैव टू, आई थिंक इनफ आपको जो याद में रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट वी हैव द इंटर, 16 हो गया, 12 हो गया, राइट। द इंटरप्रीटर्स, दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपका वॉल्सॉइनका का है। तो ये जो इनका इंटरप्रीटर्स नॉवल है, ये साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल नॉवल है, राइट। और ये सोइनका का फर्स्ट नॉवल है जिसमें इन्होंने एक ब्लेंड आपको देखने मिलेगा पॉलिटिकल कमेंट्री का, राइट। सो बेसिकली इंटरप्रीटर्स जो है इनकी नॉवल फॉलो करती है ग्रुप को, एक इंटेलेक्चुअल का ग्रुप होता है लाइक आर्टिस्टिक प्रोफेशनल्स, राइट। तो उसी के बारे में वो किस तरीके से रिटर्न होते हैं फ्रॉम द एब्रॉड आफ्टर स्टडिंग, तो उसके बारे में आपको इसमें देखने मिल जाएगा पर्टिकुलर में। और पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी को लेकर इसमें थीम दिखाया गया है, अलाइनेशन का थीम आपको इसमें देखने मिल जाएगा, करप्शन का मिल जाएगा, मिथ रियलिटी आपको देखने मिल जाएगी। सो दीज थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। चलिए, लेट बी द रोड नेक्स्ट हमारे पास है। तो 12 हो गया, 13 हो गया, और द रोड ये आपका वॉल्सॉइनका का एक प्ले है, ड्रामा है, ट्रेजिडी है, सिम्बॉलिज्म, राइट। सिम्बॉलिज्म पर बेस्ड ट्रेजिडी ड्रामा है ये आपका वॉल्सॉइनका का। पब्लिश हो रहा है 1965, सेम ईयर, इंग्लिश में इसको लिखा गया है। और यहाँ पे इन्होंने सोइनका ने एक्सप्लोर किया है ह्यूमन सफरिंग को एक्सप्लोर किया है इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर। मेटाफिजिकल नेचर ऑफ लाइफ इसमें दिखाया गया है, डेथ के बारे में बताया गया है। एंड ये जो प्ले है इनका इज़ारा नाम का आपका, इसके अंदर ये जो प्ले है इन्हीं के राउंड जो है सर्कुलेट होता रहता है। ये एक स्मॉल आइसोलेट टाउन में रहते हैं ऑन रोड पर, दैट बिकम्स अ मेटाफर फॉर लाइफ जर्नी। तो इज़ारा, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल कैरेक्टर तो यही है द स्ट्रेंजर इसके अंदर, राइट। चलिए, दीज थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन, ये आपका वॉल्सॉइनका का 1975, राइट, 1975 इम्पॉर्टेंट ड्रामा है। ये भी इनका एक ट्रेजेडी है, राइट। और इसके अंदर इन्होंने एड्रेस किया है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट को, राइट। आपके वॉल्सॉइनका ने कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स को इसके अंदर एक्सप्लोर किया है। और इसको सेट किया गया है यूरोबा, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, यूरोबा किंगडम। ये कॉलोनियल नाइजीरिया की यूरोबा किंगडम है, सेटिंग इसकी इस प्ले की पर्टिकुलर वहाँ पर है। तो दीज थिंग जस्ट कीप इन योर माइंड। और एलिजिन, वेयर शुड आई राइट, यहाँ पे एलिजिन इनके अंदर किंग्स हॉर्समैन है, राइट, जिसका टास्क होता है विथ कमिटिंग सुसाइड टू अकम्पनी द किंग्स स्पिरिट टू द आफ्टर लाइफ के बाद, राइट। सो दीज आर दी थिंग्स आपको इसमें देखने मिल जाएंगी। ट्रेजिडी है इनकी एक, ठीक है। तो चलिए, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। द मैन हु डाइड मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। अगेन इसलिए आया क्योंकि एग्जाम में दोबारा से रिपीट हुआ था, दैट्स वाई रिपीटिशन आपको देखने मिलेगा। तो इट मीन्स आपको इसे बहुत अच्छे से तैयारी करना है। चलिए, नंबर 17 देखते हैं, चाइक एंड द रिवर, 1966 बाय चिनुआ अचीबे। 1966 चिनुआ अचीबे ने इसे लिखा है। बेसिकली इनकी ये एक कमिंग ऑफ एज बिल्डिंग्स रोमन ये नॉवल है। रिमेंबर द फैक्ट, बिल्डिंग्स रोमन कमिंग ऑफ एज नॉवल है इनकी ये, राइट। और इसके अंदर इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर डील किया गया है थीम्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, ट्रांजिशन आपको देखने मिल जाएगा चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक का। तो यही तो होती है बिल्डिंग्स रोमन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो होते हैं। और ये जो स्टोरी है सेट की गई है आपकी नाइजीरिया में, जिसमें फॉलो किया जाता है एक लड़का होता है, एक यंग बॉय होता है जिसका नाम होता है चाइक। जो आपका टाइटल है ना, उसमें एक बॉय है, उसका नाम चाइक होता है, जो एक स्मॉल टाउन में रहता है, उमोफिया का सेम सेटिंग जो इन्होंने अपनी थिंग्स फॉल अपार्ट में रखी थी ना, उमोफिया जो आपका इग्बो का विलेज था, तो बेसिकली वहीं की सेटिंग है। और चाइक नाम का एक लड़का होता है जो कि एक यंग एज का होता है, जो एक स्मॉल टाउन उमोफिया में रहता है। तो दिस इज़ दी उसी की जर्नी ऑफ ग्रोथ आपको इसमें देखने मिल जाएगा, राइट। चलिए, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट नेक्स्ट एक्चुअली, नेक्स्ट वर्क अगेन इंटरप्रीटर्स हमारे पास है, दोबारा से रिपीट हो रहा है। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, द शैडो ऑफ ड्रीम्स, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो गाइस, द शैडो ऑफ अ ड्रीम 1965 इज़िकिल ने इसको लिखा है, इज़िकिल, राइट। रिमेंबर 1965 पब्लिकेशन है, नॉवल है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पर बेसिकली सोशल रियलिज्म पर बेस्ड है। और इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो आपकी रखी है
पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका इसकी आपकी सेटिंग रखी गई है, रिमेंबर। और ये जो नॉवल है, ये पर्टिकुलर सेंटर है ऑन द लाइफ ऑफ अ ब्लैक इंटेलेक्चुअल। एक ब्लैक इंटेलेक्चुअल है वो कन्फ्रंट करता है डिसइल्यूजनमेंट को विद पॉलिटिकल एक्टिविज्म के साथ, राइट। तो उसी के अराउंड आपको ये स्टोरी देखने मिल जाएगी और प्रोटैगनिस्ट की पर्सनल जर्नी इसमें दिखाई गई है, राइट। एंड थीम अपार्थाइड थीम पर बेस्ड है, रिमेंबर। अपार्थाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम हिंदी में रंग भेद कहते हैं, उसी पर, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार आपको अगेन डिफरेंट नॉवेल्स दे देते हैं अफ्रीकन लिटरेचर की, एंड एग्जामिनर आस्क विच ऑफ द नॉवेल्स रिटन ऑन द theme of apartheid, so you have to keep in your mind this is one of them, right? The Shadow of a Dream by Ezekiel. Remember the things I'm just going to give you, यहीं से questions आपके circulate होते रहते हैं, आपको इस बात को अपने ध्यान में रखना है, right? And let's move on next, the bride prize आपकी बुची एमिचिता का 1966 और 1976। let me तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी द ब्राइड प्राइज़ है 1976 आपकी बुची एमिचेता की है, और ये बेसिकली एक फेमिनिस्ट अफ्रीकन नॉवल है। और ये जो नॉवल है अकूना, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, अकूना एक यंग इग्बो गर्ल होती है, तो उसी की डिफ़िकल्ट लाइफ, किस तरीके से उसकी जो लाइफ है उसके फादर की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, उसी के बारे में बेसिकली इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर दिखाया गया है बाय बुची एमिचेता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इग्बो ट्रेडिशन इसमें दिखाई गई है कि किस तरीके से जो उसका ब्राइड प्राइज़ है, मीन्स डॉरी, जो डॉरी सिस्टम होता है ना, दहेज, मस्ट बी पेड टू हर फादर्स फैमिली, राइट। तो वही इसके अंदर दिखाया गया है, और आप इसको रीड ज़रूर कीजिएगा, इसकी समरी आपको देख के जानिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने मिल जाता है। तो अकूना बेसिकली प्रोटैगनिस्ट हैं, और जिनसे उनका अफेयर चलता है या जिनसे वो प्यार करते हैं उनका नाम चाइक होता है। पीछे भी हमने देखा था ना, चाइक नाम का एक और हमारे पास कैरेक्टर आया था, तो सेम वही है, तो इसमें भी है, मतलब, राइट। इसको 1976 में पब्लिश कराया गया था, और इसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया है, बुची एमिचेता ने, अफ्रीकन विमेन का एक्सपीरियंस, राइट। और जो आपके बुची एमिचेता के जो इसके बाद के वर्क है, इनके जो लेटर वर्क्स हैं, लाइक द जॉयज़ ऑफ मदरहुड, राइट, तो कहीं ना कहीं आपको इनके वर्क्स में फेमिनिस्ट क्रिटिक आपको देखने मिल जाएगा ऑफ ट्रेडिशन का, राइट। सो प्लीज़ रिमेंबर द थिंग्स आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस। जैसे बुची एमिचेता हैं, इन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं वो बेस्ड हैं आपकी फेमिनिस्ट टेक्स्ट पर, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। सेकेंड क्लास सिटीजन, अगेन रिटन बाय बुची एमिचेता। सो फ्रेंड्स, द सेकेंड क्लास सिटीजन 1974 पब्लिकेशन है बुची एमिचेता का, ये भी इनका फेमिनिस्ट लिटरेचर, राइट, इनका फिक्शन है, पोस्ट कॉलोनी लिटरेचर पर बेस्ड है, और इस नॉवल की जो इनकी सेटिंग है वो नाइजीरिया एंड इंग्लैंड में रखी गई है। पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में बेसिकली इंग्लिश में इसको लिखा गया था, और ये जो इनकी स्टोरी है सेकेंड क्लास सिटीजन, इसमें स्टोरी बताई गई है अदा की। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, अदा, ADAH, अदा एक यंग नाइजीरियन विमन होती है जिसका सपना होता है राइटर बनने का, राइट। और किस तरीके से वो अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंस को अचीव करती है, किस तरीके से उसको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, तो उसकी जर्नी यहाँ पे दिखाई गई है। अदा का कहने का मतलब है बचपन उनका नाइजीरिया में रहा, और किस तरीके से वेयर शी फेसेस, उन्होंने काफ़ी सारा नाइजीरिया में डिस्क्रिमिनेशन देखा, मेल और फीमेल का जो देखने को मिलता था फैमिली और कम्युनिटी में। तो और जिससे इनकी शादी होती है अदा की, उनका नाम होता है फ्रांसिस, राइट। जो फ्रांसिस इनका हस्बैंड होता है, मैं आई एम जस्ट राइटिंग हियर क्योंकि यहाँ से आपको इसकी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। जो फ्रांसिस जिससे इनकी शादी होती है वो इनिशियली तो बहुत सपोर्ट करता है इनको, इनकी एम्बिशंस को, लेकिन फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम लेटर ही बिकम एब्यूजिंग बोथ इमोशनली एंड फिजिकली, इतना ज़्यादा ऑप्रेस कर देता है इनको। सो कहीं ना कहीं शी डिस्टर्ब अलॉट, राइट। तो फिर ये क्या होता है, इंग्लैंड चली जाती हैं जो अदा होती हैं, और किस तरीके से ये वहाँ पे जाकर इतने सारे चैलेंजेस इनको देखने मिलते हैं, लाइक रैसिज्म, इकोनॉमिक हार्डशिप, राइट, प्रेशर टू कन्फर्म। तो किस तरीके से जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल हुआ करता था उस समय पर वाइफ एंड मदर का, तो काइंड्स ऑफ थिंग्स आपको इसमें देखने मिल जाएगी सेकेंड क्लास सिटीज़न में। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लेकिन ये जो अदा होती हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, फीमेल है,
ये लास्ट तक डिटरमाइंड रहती हैं इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद भी। तो और अपना जो इनका एक राइटिंग करियर है ना, तो पर्सनल इंडिपेंडेंस इनको कहीं ना कहीं उससे मिलती है। तो ये स्टोरी इसके अंदर दिखाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेंडर इनइक्वालिटी, पेट्रार्ची, रेसिज्म, काइंड्स ऑफ थीम्स आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। मैरिज, फैमिली डायनामिक्स आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही सब इसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। बुची एमेचेता के द जॉयज़ ऑफ मदरहुड। देखिए बुची एमेचेता के आप जितने भी वर्क्स देखेंगे बेस्ड हैं आपके फीमेल राइटर्स पर, फीमेल ऑथर्स, नॉट ऑथर्स एक्चुअली प्रोटैगनिस्ट। इनकी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखती हैं आपकी। और ये जो द जॉयज़ ऑफ मदर है 1979 पब्लिकेशन है इसकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी इनका फेमिनिस्ट लिटरेचर है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है। और इसकी भी इन्होंने जो सेटिंग रखी है वो कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल नाइजीरिया में रखी है, ठीक है। और ये जो द जॉयज़ ऑफ मदरहुड है इसमें नानू ईगो, वेयर शुड आई राइट, हाँ, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं आपकी नानू ईगो। देखिए नाम आपको याद रखने हैं, मैं इसलिए सबके मैंने नेम्स लिखे हैं जहाँ जहाँ हमको इम्पॉर्टेंट है। एक विमन है जिनकी उनके ट्रेडिशनल जो नाइजीरियन बैकग्राउंड है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये जो नॉवल है स्टार्ट ही होती है इनकी अर्ली लाइफ, ये जो नानू की अर्ली लाइफ होती है किस तरीके से डिप्लेसमेंट उनकी लाइफ में है, राइट। उनके जो फादर्स हैं और सोसाइटल प्रेशर उनके ऊपर रहता है, कितना ज़्यादा रहता है मैरी करने के लिए एंड बिकम अ मदर, ठीक है। क्योंकि उस समय की सोसाइटी क्या होती थी, शादी करो एंड टू बी अ मदर। दीज आर दी ट्रेडिशनल फैक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। आपकी बुची एमेचेता की जितनी भी नॉवेल्स है उसमें आपको सब सफरिंग्स मिलेगी विमेन की। और ये भी साथ के साथ मिलेगा कितना वो डिटरमाइंड थी, जो विमेन थी कितना डिटरमाइंड थी आफ्टर दी फेस सो मैनी स्ट्रगल्स, ठीक है। तो दीज थिंग्स यू विल फाइंड इन दी वर्क्स ऑफ बुची एमेचेता। ओके, अभी बुची एमेचेता से जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यू गाइज ईजिली कैन आंसर, क्योंकि नाउ आपको इतनी सारी नॉवेल्स डिस्कस करने के बाद आप एग्जामाइन कर सकते हैं कि बुची एमेचेता वन ऑफ द अफ्रीकन राइटर जो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती थी। जो फीमेल की जितनी भी स्ट्रगल था, जो भी आपका अफ्रीकन लिटरेचर में इग्बो सोसाइटी में जितना भी चैलेंजेस था, ऑल द थिंग्स एक्सप्लोर बाय हर राइटिंग्स, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इसकी स्टोरी आपको ननू की दिखेगी, वही सेम थिंग्स चलेगी, किस तरीके से मदरहुड, जेंडर रोल्स था, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, पैट्रियार्की, ठीक है, कॉलोनियलिज्म और कल्चरल चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, पॉवर्टी, सर्वाइवल आपको देखने मिलेगा, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ। तो ये सभी चीज़ें आपको एज ए थीम इसमें देखने मिल जाएंगी। एंड आई थिंक वी शुड लेट्स गो नेक्स्ट वन। सो गॉड्स बिट्स ऑफ वुड 1960 पब्लिकेशन है आपकी। ऑसमैन सैम्बिन ने इसको लिखा है, 1960 पब्लिकेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। ज़ाला 1973, ये भी आपका ऑसमैन सैम्बिन ने लिखा है। तो गाइज़ ये जो आपके ऑसमैन सैम्बिन है ये बेसिकली आपके फ्रेंच हैं, ओरिजिनली ये फ्रेंच में लिखते थे। और ये जो इनकी नॉवल है ज़ाला, राइट, इनकी सैम्बिन की, इसको इन्होंने मीन्स इसको अडॉप्ट भी किया गया है इनटू अ फिल्म में 1975 में, ठीक है। तो ये जो नॉवल है बेसिकली, अब इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैचिंग तो क्रोनोलॉजी में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इतना ज़्यादा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। 25 वी हैव द ब्लैक हर्मिट 1969 पब्लिकेशन है निगोइवा थ्योगो की। देखिए जेम्स निगोई के नाम से ये अपने वर्क्स फॉर्मली पब्लिश कराते थे, ध्यान रखना निगोइवा थ्योगो। एंड इसको जो ये पर्टिकुलर ये नॉवल है इनका, सॉरी नॉट नॉवल, ये एक्चुअली इनका ड्रामा है, प्ले है ये इनका। 1968 में इसको लिखा गया था एंड 1962 में इसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया था, राइट। 1962 में फर्स्ट परफॉर्म हुआ था। क्यों? जब लिखा गया है 1968 में तो 1969 में ये बेसिकली फर्स्ट परफॉर्म हुआ है, नॉट 2 में, एक्चुअली आई कंफ्यूज देयर। 1969 में इसको परफॉर्म किया गया था फर्स्ट और 68 में इसको लिखा गया था, राइट। और पोस्ट इंडिपेंडेंस केन्या स्पेशल फोकस किया गया है इसके अंदर। एंड मैं आपको बता दूँ रेमी, वेयर शुड आई राइट, ओके यहाँ पे लिख देती हूँ, रेमी, REM, रेमी प्रोटैगनिस्ट हैं जो यूनिवर्सिटी एजुकेटेड यंग मैन होते हैं और वो बहुत दूर चले जाते हैं रूरल एरिया की तरफ चले जाते हैं। तो उनके बारे में बेसिकली ये प्ले जो है अबाउट इट, ओके। सो बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको टाइटल, पब्लिकेशन ईयर पता होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। सो गाइज नेक्स्ट वी हैव द रेप ऑफ शावी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हो चुका है। द रेप ऑफ शावी
दैट वॉज रिटन बाय बुची एमेचेता। यस, ये बुची एमेचेता ने लिखा है। दिस इज़ द रॉन्ग वन, बुची एमेचेता का है ये, ठीक है, बुची एमेचेता, बुची एमेचेता ने इसको लिखा है, जो कि आपकी नाइजीरियन ब्रिटिश राइटर है। 1983 इसकी पब्लिकेशन है और फिक्शनल अफ्रीकन किंगडम है जिसका नाम है शावी। ये जो शावी इसमें दिखा हुआ है ना, तो वो एक क्या है, एक फिक्शनल अफ्रीकन किंगडम है। रिमेंबर, इसको ध्यान में रखना है। और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल आइसोलेटेड अफ्रीकन किंगडम है शावी, जो सडनली उसको फेस करना पड़ता है डिस्टर्ब, यू नो, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वाइट यूरोपियन पीपल जब क्लैश होने लगते हैं उनके लैंड पर, तो किस तरीके से डिस्टर्बेंस होता है, डिसास्टर होता है, तो वो सब उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो उसी के लिए यहाँ पे लिखा गया द रैप ऑफ शावी। ये कोई वेमन नहीं है, दिस इज़ द किंगडम, राइट, रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट, शैल वी गो। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वी हैव द ब्यूटीफुल वंस आर नॉट येट बॉर्न। ये 1968 पब्लिकेशन है। आई कैवी अरमाह ने इसको लिखा है। ये बेसिकली घानियन मतलब कि GHAN घाना नॉवलिस्ट हैं ये आपके, तो घानियन नॉवलिस्ट हैं ये बेसिकली, ठीक है। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंट जो घाना था उसी के बारे में, उसी कंडीशन के बारे में यहाँ पे बताया गया। पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है, राइट। और अननेम्ड आपको प्रोटैगनिस्ट इसमें देखने मिल जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रही बिकॉज आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, लेकिन हाँ, आपको टाइटल बेस्ड यहाँ पे पूछा जा सकता है, दैट्स वाई आई इंक्लूड इन दिस, ओके। 2000 सीजन्स, ये भी अनदर वर्क है इनके द्वारा लिखा गया। डिसग्रेस, ये आपका JM क्वाइटजी ने लिखा है। 1999, सो ये जो गाइस डिसग्रेस है 1999 में लिखा गया है GM क्वाइटजी के द्वारा। GM क्वाइटजी नोबेल प्राइज़ विनिंग आपके ऑथर हैं। 2003 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला इन लिटरेचर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। 1999 में पब्लिश हुआ है डिसग्रेस आपका। ये पोस्ट अपार्थीड इसकी सेटिंग रखी गई है साउथ अफ्रीका की, और बेसिकली जो आपके जेम क्वाइटजी हैं साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट ही हैं, और पोस्ट कॉलोनियल गाइज ये नॉवल है, राइट। और इसके अंदर जो स्टोरी है वो डेविड लॉरी करके है। वेयर शुड आई, हाँ, डेविड की स्टोरी है, जो 52 ईयर्स ओल्ड प्रोफेसर होते हैं कैपटाउन यूनिवर्सिटी में। तो उन्हीं के बारे में इसके अंदर बताया गया। अपार्थीड साउथ अफ्रीका बेसिकली इसका थीम है, अपार्थीड बेस्ड है ये भी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। 1986 बाय JM क्वाइटजी। सो फ्रेंड्स, अगेन आपका ये नॉबल लॉरेंट है आपके, नोबल लॉरेंट JM क्वाइटजी। 2003 में भी मैंने बताया। इनका 1986 से पोस्ट मॉडर्न नॉवल है ये, मीटा फिक्शन पोस्ट कॉलोनियल री राइटिंग है, राइट। इसके अंदर रिटेल किया गया है, रिवीजन किया गया है डैनियल डिफॉय का, जो क्लासिकल रॉबिन्सन क्रूसो है ना, उसी को इन्होंने रिटेल किया है, रिवीजन किया है इसके अंदर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएगा एग्जाम में। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट। वेटिंग फॉर दी बारबरियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय JM क्वाइटजी, क्योंकि अगैन एंड अगैन रिपीट हो रहा है आपके। डिसग्रेस हो गया, हो गया, वेटिंग फॉर बारबरिज्म, तो ये अगैन एंड अगैन आपके रिपीट होते हैं एग्जाम में मैचिंग्स और क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में, तो डोंट अवॉइड दैम। इन दी हार्ट ऑफ द कंट्री, अगेन JM क्वाइटजी 1977। द अफ्रीकन चाइल्ड, कैमरा ले। फ्रेंड्स, ये ओरिजिनली बेसिकली आपका फ्रेंच में लिखा गया है। अफ्रीकन चाइल्ड फ्रेंच में इसको ओरिजिनली लिखा गया है आपके कैमरा ले ने। 1953 इसका पब्लिकेशन है। 1953 इसको फ्रेंच में ही लिखा गया था। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, बिल्डिंग्स रोमन कमिंग ऑफ एज नॉवल है। रिमेंबर, आपका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, आपको टाइटल दे दिया जाता है एग्जाम में, ऑटोबायोग्राफिकल है, कि पूछ लिया जाता है कि ऑटोबायोग्राफीज है या नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ऑटोबायोग्राफिकल है ये, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द डार्क चाइल्ड, अगेन ये आपका कैमरा लेका है, 1954 पब्लिकेशन। द स्टोरी ऑफ एन अफ्रीकन फार्म, ये आपका ऑलिव शेनर ने लिखा है, 1883। क्राई द बिलव्ड कंट्री, yes guys, this is most important, repeated many time, cry the beloved country in matchings and chronology question। एलन पैटन का है, 1948 पब्लिकेशन है, साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट हैं आपके, बेसिकली सोशल प्रोटेस्ट नॉवल है ये, हिस्टोरिकल फिक्शन आपको इसमें देखने मिल जाएगा। एंड ये जो नॉवल है स्टीफन कमाली एक ब्लैक अफ्रीकन प्रिस्ट होते हैं जिनके बारे में स्टोरी है, ठीक है। टू लीड द फेरलोरोप, ये आपका अनदर वर्क है रिटन बाय एलन पैटन। द पावर ऑफ ऑन 1989 बाय बैट्स कॉर्टने, ठीक है। द माई लाइफ इन द बश ऑफ घोस्ट 1954 बाय एमोस टुटोला, राइट। द गेटो ऑफ द माइंड 1963 बाय एजिकिल। Next we have The Old Man and the Needle 1965 publication written by फर्नांडी ओयोनो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल नॉवल है, सटायरिकल फिक्शन है,
और आपका अफिक्शनल विलेज कैमरून, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, कैमरून में इसकी सेटिंग है, कैमरून, राइट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोलोनियलिज्म, रिमेंबर। चलिए लेट्स मूव ऑन दी हाउस बॉय 1956 बाय अगेन ओयोनो का है। द सन्स आई 1965 बाय वॉल सोइनका। द सन्स आई ये इनका शॉर्ट स्टोरी है वॉल सोइनका का, राइट, और बेसिकली पार्ट है इनके वर्क जो रिफ्लेक्ट करता है एंगेजमेंट नाइजीरियन एंड अफ्रीकन कल्चर, रिमेंबर। और मैं आपको बता दूं ये जो आपके वॉल सोइनका है नाइजीरियन प्ले राइट हैं, पोएट हैं और एसेइस्ट भी हैं। 1965 का पब्लिकेशन है, ये पार्ट है इनका सोइनका का कलेक्शन है ना, उसमें का ही एक पार्ट है, शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है, बेसिकली उसी का एक पार्ट है आपका ये द सन्स आई, रिमेंबर। एंड लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट, द अर्थ एंड द शैडो, रजत निगोई 1954, विविड मेमोरीज ऑफ एन अफ्रीकन चाइल्डहुड 1993 बाय जैक मपांजे, ठीक है। द ट्रबल विद सॉरी गाइस, अभी आपको दिख रहा होगा, विविड मेमोरीज ऑफ एन अफ्रीकन चाइल्डहुड 1993 जैक मैपांजे। द ट्रबल विद नाइजीरिया ये चिनुआ अचीबे का, ये बेसिकली गाइस नॉन फिक्शनल ऐसे है, पॉलिटिकल ऐसे है जो आपका चिनुआ अचीबे ने लिखा है और इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1983 इसका पब्लिकेशन है एंड यही चीज़ें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट फ्रेंड 47 नंबर, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये आपका थॉमस हार्डी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1878 पब्लिकेशन नॉवल है, विक्टोरियन नॉवल ट्रेजेडी है, थॉमस हार्डी का, ठीक है। यहाँ पे गलत ऑथर थे, आई एम जस्ट राइटिंग है थॉमस हार्डी। चलिए द विलेज वॉइस एंड गाइज द विलेज वॉइस 1976, राइट, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है आपका मफाले का, राइट। नेक्स्ट वी हैव द स्टोन वर्जिन्स, ये 2002 में पब्लिश हुआ है आपका, वीरा ने लिखा है, वॉन वीरा ने, इंपॉर्टेंट है, मतलब टाइटल बेस्ड ओनली, इसके बारे में आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। जिम्बाब्वे कंट्री से बेसिकली बिलोंग करते हैं आपके ये वीरा, वॉन वीवा। एंड नो स्ट्रिंग्स एंड गाइज नो स्ट्रिंग लास्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामा, राइट, बाय जैक्स मडा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके साउथ अफ्रीका के इम्पॉर्टेंट हैं राइटर। एंड मैं आपको बता दूं ये आपके जो मैंने अभी लास्ट में जितने भी वर्क्स बताए हैं ये रिपीट नहीं हुए, लेकिन एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। दैट्स वाई देयर कैन बी चांस दे कैन आस्क अगेन इन क्रोनोलॉजी और मैचिंग क्वेश्चन, दैट्स वाई आई इंक्लूड इन दिस लिस्ट। बाकी आप लोग इसके टाइटल और इसका पब्लिकेशन ईयर एज वेल दी ऑथर, ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रख के जानी है, राइट। चलिए सो फ्रेंड्स नाउ आई एंड माई वीडियो विद दी होप कि आपको जितने भी 50 नंबर्स ऑफ मैंने इंपॉर्टेंट अफ्रीकन लिटरेचर के जो वर्क्स हैं जो आपके रिपीट हो रहे एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रेपरेशन में एंड आपको सॉलिड रिवीजन देंगे आपकी UGC नेट रिवीजन सीरीज़ में। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।